हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग 10वां कक्षा का पहला चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित है। इसका एक फॉर्मूला एक तरह से समझ लीजिए, जो कि बेसिक रूप से हमको ये जानकारी मिलने वाला है कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित सभी जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिसको रियल नंबर भी हम लोग कहते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है भैया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्या होता है, क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो और एक और चीज हम लोग पढ़े हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ध्यान में रखना, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ से आप लोग दोनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला नंबर दिया रहेगा, दूसरा नंबर दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम निकाल लेना। और यदि पहला नंबर दिया है दूसरा नहीं दिया है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, तो आप लोग दूसरा नंबर निकाल लेना। इस फॉर्मूला पे हो जाएगा। हमने यहाँ नहीं लिखा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब है संख्याओं के प्रकार। तो प्राकृतिक संख्या, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या होता है? गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती की संख्या गिनते हैं हम लोग। कहाँ से है? 1 से शुरू करते हैं, तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगला हमारा जो टर्म है, जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 ये सारे की सारे चीजें। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके वंस प्लेस यानी इकाई स्थान पर 2 4 6 8 और 0 हो, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो पेयर में होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं इकाई स्थान पर 0 नहीं बल्कि 2 4 6 8 और 0। ठीक है, चूंकि 0 क्या है? सम संख्या नहीं है। आगे विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में क्या होगा? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 हो, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। वैसे 511 इकाई स्थान पे 1 है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव में है सारा का सारा, और उसी का जब निगेटिव ले ले, उसके साथ एक 0 ले ले, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। यानी सारे नेचुरल नंबर गिनती की संख्या प्लस में, और उसका जब निगेटिव और उसके बाद 0, ये सारे की सारी संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या और उसके साथ एक 0 लगा दें तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर इसका मतलब पूछोगे भैया कि 5 जो है सर कि क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या? तो हम बोलेंगे 5 जो है पूर्ण संख्या भी है, 5 है प्राकृतिक संख्या भी। ठीक है, पूछेगा 0 क्या है सर, तो प्राकृतिक या पूर्ण? तो वो बोलेंगे पूर्ण संख्या, वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर। आगे है हमारा भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे पहले देखो फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर किसको बोलते हैं? कोई भी संख्या किस किस टेबल में आता है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि देख लो 1 किसके टेबल में आता है? 1 में आता है। 2 किसके किसके टेबल में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है। यदि 10 की बात करोगे तो यह 10 किस में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में आता है। तो ये सारे के सारे संख्या क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर समझ में आ गया, जिसको हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। और मल्टीपल की बात करें तो जिसको हम लोग हिंदी में गुणज बोलते हैं। मल्टीपल क्या होता है? जैसे 2 का टेबल 2 4 6 8 10 इस तरह का, ये क्या हो गया? इसका मल्टीपल हो गया। ठीक है, 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 12 24 36 48, यानी कि 12 1 या 12 12 2 या 24 36 इस तरह से ये क्या हो गया? इसका मल्टीपल हो गया। अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या पर, यानी कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर क्या हो गया? ऐसा संख्या जिसमें कि मोर देन 2 2 से अधिक क्या हो? फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे देखो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो कहीं ना कहीं 4 के पास क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि फैक्टर है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 है दिया हुआ, 6 भी है, 1 2 3 6
2 से अधिक इसके भी गुणनखंड है, फैक्टर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य यानी कंपोजिट संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, और किसी भाषा में हो सकता है रूट संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या, रूट संख्या या फिर प्राइम नंबर, ये सारे एक ही चीज है। तो सिंपल सा इसका परिभाषा है कि जो है अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। भैया 2 गुणनखंड कैसे हो जाएगा बताओ। 1 एक किसके किसके टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ एक के टेबल में आता है। लेकिन मैंने क्या परिभाषा बताया कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 से ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है ना, 1 के ही टेबल में आता है। लेकिन बोलोगे सर 2 देखो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो इसके 2 फैक्टर है और जिस संख्या के 2 फैक्टर होंगे वह प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 3 की बात करो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये रूट संख्या यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। 5 की बात करो 1 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या हो गया, यह भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। 6 1 2 3 6 ये नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि इसके पास मोर देन 2 यानी ये कंपोजिट नंबर यानी कि ये भाज्य संख्या है ना, योग रूट जिसको बोलते हैं। भाज्य संख्या को योग रूट भी बोला जाता है। चलो अभाज्य के बारे में हम लोग समझ लिए। 11 की बात करें 1 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सअभाज्य संख्या, कौन सा, सअभाज्य संख्या, जब 2 संख्याओं के कॉमन फैक्टर 1 हो। कोई 2 संख्या बता भाई, तो इसमें हमेशा 2 संख्या होंगे। 4 और 5 की बात करते हैं। 4 किसके किसके टेबल में आता है, 1 2 4। 5 किसके टेबल में आता है, 1 और 5। देखो भैया 4 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है यानी जो दोनों में है क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के टेबल में दोनों आता है, ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें कि दोनों आता है, तो सिर्फ 1 के टेबल में। तो कहने का मतलब हो गया जब 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम लोग सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पेयर में होगा, याद रखना। 2 और 3 की बात करें, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, तो पहले 2 का फैक्टर निकाल लो 1 और 2 में, 3 का फैक्टर निकाल लो 1 और 3 में। कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 1 आ रहा है, तो इसीलिए यह क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। एक और होता है जिसके बारे में यहाँ दिया हुआ तो नहीं है, हम बताते हैं, उसको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जब 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। अब बताओ भैया 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर है, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई और संख्या नहीं है। लेकिन बताएंगे क्या 3 और 5 प्राइम नंबर है, भले देखो 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, चलो ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, कौन, 4। तो 3 और 5 दोनों क्या है, ट्विन जुड़वां अभाज्य संख्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं, जुड़वां अभाज्य भी सीख गए। बताओ 5 और 7 जुड़वां अभाज्य है, ट्विन प्राइम नंबर, तो 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है। लेकिन इसके बीच में जो एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं 6 जो है कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है, इसीलिए 5 और 7 क्या है, जुड़वां अभाज्य यानी ट्विन प्राइम। तब बताओगे सर 7 और 11 क्या जुड़वां अभाज्य है, क्या ट्विन प्राइम है, तो 7 और 11 जुड़वां अभाज्य। देखते हैं 7 क्या है, प्राइम नंबर है, हम लोग जानते हैं। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बीच में देखते हैं कौन आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। अरे भैया यहाँ तो 1 2 3, 8 भी क्या है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है। 10 भी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो हम तो बोले थे जुड़वां अभाज्य यानी ट्विन प्राइम के 2 प्राइम नंबर के बीच में यदि एक कंपोजिट नंबर आए, लेकिन यहाँ 3 है, इसीलिए 7 और 11 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान में रखना। आगे चलते हम लोग परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो सिंपल सा बात है भैया, जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
परिमेय संख्या दिखता होगा किताब में, P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें Q जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल सा बोलो ना, या अंश बटे हर लिखते हैं या फिर न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर लिखते हैं। और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है परिमेय संख्या में, बस इतना ही याद रखना है काफी। जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति में भी बताएंगे आगे कि जीरो से किसी संख्या में यदि भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। और परिमेय संख्या क्या हो गया, तो भैया अभी अभी बताए परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। और परिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय का उल्टा अपरिमेय, इसका मतलब क्या हो गया, उसके परिमेय के बारे में बोले थे रैशनल नंबर के बारे में, उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को भिन्न में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक। परिमेय संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में एक होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक है, शांत किसको बोलते हैं, जैसे 5/2 लिखो तो 2.5 हो जाता है, कट गया पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं शांत। एक होता है शांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका इंड हो जाए। तो 5/2 बोले तो 2.5 ये खत्म हो गया, इंड हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, यानी हिंदी में शांत बोलेंगे। भैया ये शांत है। इसका दूसरा प्रकार क्या होता है, अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब भाग दे दो 1/3 में, भाग देते रहो देते रहो देते रहो, कटते जाएगा 0.33333 आते रहेगा, कब तक, अनंत तक, इन्फिनिटी टाइम्स। और ऐसे कंडीशन में ये क्या है भैया, अशांत है। ठीक है, तो शांत अशांत समझ में आ गया ना, तो ये 0.3333 इस तरह से आएगा, ये हो गया अशांत। अब अशांत को भी दो भाग में बांट दो भैया। अशांत आदमी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती को बोलते हैं रिकरिंग, अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। अब रिकरिंग क्या होता है, तो जब एक ही नंबर बार बार आए 0.3333 इस तरह से आएगा तो उसको बोलना रिकरिंग, यानी आवर्ती। और भैया जब रिकरिंग ना आए, बदलते रहे 1 3 5 0 7 0 0 0 कुछ 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 इस तरह से अलग अलग संख्या आए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्या को भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, और इसका दशमलव रूप जो आता है वो क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसको तो P बटे Q में लिख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। अभी तक जितना संख्या पढ़े थे ना, सारा को मिला करके उसी को तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है ना, तो एक साथ सबको बोल दो वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या हो गया, अब देखो अवास्तविक संख्या जो संख्या को नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि देखो रूट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, उसके अंदर -6 लिख दिए तो वो अवास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या तो है ही नहीं, उसको सिर्फ मान सकते जबरदस्ती। तो ये क्या हो गया, नॉन रियल नंबर, -√6, रूट अंडर -5, रूट अंडर -29, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको कहा गया अवास्तविक संख्या। युग्म अभाज्य संख्या जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था, ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, सिंपल सी बात है, वही बात बताए थे, यानी कि दो संख्या के बीच में एक। अब जैसे 7 और 11 की बात की तो उसका अंतर कितना है, 2 नहीं है, तो ये भी समझ लो युग्म अभाज्य संख्या जिसको जुड़वां अभाज्य बोला जाता है। ठीक है ना, या ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है, जिसके दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर यदि 2 है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम। समझा दिए थे पहले भी, ऐसे यदि नॉर्मली याद रखना हो तो 2 अभाज्य संख्या लो और उस दोनों को घटा दो, यदि आंसर 2 आ जाए समझ जाना ये जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां भाई है। जैसे 11 13 घटा दो तो 2 आ गया। अब विभाज्यता का जांच का नियम देखो, बचपन में से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, 2 से भाग देने का नियम। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 या फिर बोलो 2 4 6 8 0, उसमें 2 से भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भाग देने का क्या नियम है, तो किसी भी संख्या में 3 से भाग कब लगेगा भैया, जैसे मान के चलो 247 है तो 2 को 4 को 7 को जोड़ दो, 4 2 6 7 13 हो गया ना। तो 247 में प्रत्येक डिजिट को यदि हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद आया मेरा 13 जो है 3 के टेबल में नहीं है, यदि टेबल में आ जाता है इसका मतलब उसमें 3 से भाग लग जाता। तो किसी भी संख्या के प्रत्येक अंकों का योग
में यदि 3 से भाग लग जाए, यानी सम में 3 से भाग लग जाए, तो समझ जाना कि 3 से भाग लग जाएगा। कितना ही बड़ा संख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, आप कहोगे सर 13 आया, 13 को जोड़ देते हैं, जोड़ दो। 13 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। देखो 4 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, हम क्या करें, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अगला जो हमारा है संख्या 4, 4 से भाग देने का नियम। 4 से किसी भी संख्या में भाग लगेगा, कैसे भैया, उसके अंतिम 2 अंक, जैसे 516, अंतिम में क्या है 1 और 6, 1 और 6 में यदि 4 से भाग लग जाए तो समझ जाना, क्या समझोगे, उसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो किसी भी संख्या में, चाहे इतना बड़ा संख्या हो, कुछ भी हो, उसके अंतिम 2 अंक को देखेंगे, इकाई और दहाई वाले स्थान में। ठीक है, इकाई दहाई वाले अंक में यदि दोनों अंक में किससे भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। समझ जाना, कल्याण हो गया। क्या चीज, 4 से भाग लग ही जाएगा एकदम 100%। आगे 5 की बात करते हैं। कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगा कब, जब उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक है, या तो 0 या तो 5। देखो 5 का 5 पढ़ के देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 के इकाई स्थान पे 5, 2 जा 10 में इकाई स्थान पे 0, 5 3 15, 5 आया इकाई स्थान पे, 5 के 20, फिर 0 आया, यानी कि इकाई स्थान पर 0 या 5 आएगा तो 5 से भाग लग जाएगा। 6 की बात करते हैं। तो जिस संख्या में 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी भाग लग जाए, दोनों नियम पालन होना चाहिए, दोनों नियम बता चुके हैं, तो उसमें 6 से भाग लगेगा। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से भी भाग लगना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए, तो दोनों नियम से चेक कर लेना, उसमें 6 से भाग लग जाएगा। आगे 7 का देखो, 7 से भाग देने का नियम क्या है, यदि कोई संख्या लगातार 3 बार आ जाए 2-2 करके, मान चलो कि 15 है, 15 15 15, देखो इसमें 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 88 88 में भी लग जाएगा। ठीक है, 67 इसमें भी क्या है, जोड़ा में, लेकिन 3 बार रिपीट होना चाहिए, तो उसमें 7 से भाग लगेगा। एक उदाहरण मैंने यहाँ भी बताया, 62 तो 62 को 3 बार रिपीट कर दिए, तो इसमें 7 से भाग लगेगा। 21 इसमें भी 7 से भाग लगेगा। अब तुम्हारे मर्जी में जो संख्या लो, लग जाएगा भाग। 97 7 से भाग लग जाएगा। और दूसरा नियम क्या है, यदि इकाई अंक को पहले दुगुना करो, जैसे कि मान चलो 147 है, 7 गुना 2 कर दो 7 का, तो 14 हो जाएगा। इधर बच गया 14, घटा दो। घटाने के बाद यदि 0 आए या फिर 7 के टेबल में से कुछ भी आ जाए, तो समझ जाना कि 7 से भाग लगेगा। जैसे 715, 715 अंतिम में 5 है, 5 दूना 10 करो, उधर क्या बच गया 71, 71 में 10 घटा दो, कितना बच गया 61 बचा ना। 61 7 के टेबल में आता है क्या, तो 7 से भाग नहीं लगेगा। समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक उदाहरण के लिए बताया, यहाँ पर 348 दिया हुआ है। ठीक है, 7 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम अंक में 8 है, 8 को 2 से गुना कर दो, तो 8 दूना 16 हो गया। और 16 को किस में घटा दोगे, 34 में। 34 में 16 से घटा, 16 दूना 32 होता है, यानी 18 बच जाएगा। 18 बचेगा। 18 7 का 7 में आता है 7 के टेबल में। 7 दूना 14, 7 3 21 नहीं आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो नहीं आता। इसका मतलब 7 से भाग नहीं लगेगा। यदि आ जाता 0 या फिर 7 का मल्टीपल, तो समझ जाना कि 7 से भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या को 6 बार 12 बार 18 बार पुनरावृत्ति कर दो तो 7 से भाग लग जाएगा। समझ में आया कुछ। 2 को 6 बार लिख दो, 2 2 2 2 2 2 करके 6 टाइम्स, 7 से भाग लग जाएगा। 12 बार लिख दो तो भी भाग लग जाएगा 7 से। 18 बार लिख दो तो भी भाग लग जाएगा 7 से। 9 9 9 9 9 को कितने बार, 6 बार, 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति करोगे कोई भी संख्या को, 7 से विभाजित हो जाएगा। 8 से भाग देने का बहुत आसान नियम है। इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इन 3 स्थानों पर जो संख्या होगा उसमें 8 से भाग लग गया। समझ जाओ तुम्हारा बड़का संख्या क्यों ना हो, बहुत बड़ा से बड़ा, उसमें 8 से भाग लगेगा। तो हम लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग दे करके चेक कर लेंगे कि उसमें 8 से भाग लग रहा है कि नहीं। लग गया तो पूरा संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। 9 का बताएं। 9 का बताने से पहले हम बताते हैं, 3 वाला भी बताए थे, जिसमें कि प्रत्येक अंकों का योग करने के बाद यदि उसमें वह 3 से भाग लग जाएगा उस योग में, तो समझ जाना कि 3 से भाग लग जाएगा। उसी तरह से 9 का भी नियम है कि प्रत्येक अंकों का योग करने के बाद जो योग आएगा उसमें यदि 9 से भाग लग जाएगा तो समझ जाना कि उसमें क्या होगा,
पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा। जैसे कितना 927, 927 को जोड़ दो, 7 2 9 9 18, 18 को भी जोड़ दो, 8 1 9, देखो 9 के टेबल में आ गया। सिंपल सा बात है, इसमें भी 9 से भाग लग जाएगा। और 10 का तो कुछ पूछबे मत करो, बहुत आसान है। 10 में इकाई स्थान पे 0 रहेगा तो समझ जाना 10 से भाग लग गया। 11 की बात करेंगे तो 11 का तो यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है। 11 में क्या हो गया, यदि पुनरावृत्ति सम संख्या में है तो उसमें 11 से भाग लगेगा। ठीक है, पुनरावृत्ति किसमें हो, सम संख्या में। जैसे 8 8 8 8 4 बार लिखा गया, इसमें भी 11 से भाग लग जाएगा। 7 7 7 7 6 बार लिखा गया तो इसमें भी 11 से भाग लग जाएगा। कहोगे सर 2 2 लिखेंगे 2 बार तो 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 होता है। किसी भी संख्या का यदि 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 12 बार 16 बार एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो तो उसमें क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या था भैया, सम स्थान और विषम स्थान के योग को आपस में घटाते हैं। कहने का मतलब हम पहले स्थान पे है, फिर मेरे बगल में जो है वो दूसरा स्थान पे हो गया, मेरे उसके बगल में तीसरा स्थान पे, तो पहला तीसरा पांचवा सातवां यानी कि जो विषम संख्या है, जो ऑड नंबर है, उस पोजीशन पे जो संख्या है उसको जोड़ लेंगे। और जो इवन नंबर पोजीशन पे होगा, दूसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे, छठा स्थान पे, 8वां स्थान पे, उसको जोड़ लेंगे। और दोनों संख्या इवन वाला सम ऑड वाला सम दोनों को घटा दो। घटाने के बाद यदि 0 आएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, यानी 11 का मल्टीपल या फिर 0 आए, उसमें 11 से भाग लग जाएगा। अब 12 का तो सिंपल है, जिसमें 3 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए, उसमें 12 से भाग लग जाएगा। तो 3 और 4 का नियम पता है, देख लेना। 25 से भाग देने का नियम क्या है, सिंपल सा बात है, जिस संख्या के अंतिम में 25 होगा या फिर जिस संख्या के अंतिम में 2 0 होगा, डबल 0 होगा, 2 टाइम्स 0 होगा, समझ जाना उसमें 25 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने समझाने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है इस चैप्टर में। इतना ही था। इसके बाद जो है फैक्टर ट्री है, थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने लेक्चर बना लिया है। इस चैप्टर को यदि देखना है तो आप लोग जाकर के देखिए। ठीक है, मेरा आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, इतना पढ़िए, इतना मेहनत कीजिए कि किताब भी परेशान हो जाए आपसे। ठीक है ना, और अपना जीवन में बहुत अच्छे से सफल होइए। बच्चों की तरफ परेशान मत होइए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करके दिखाना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।